देखिए, एक बार जरा पाठ्यक्रम अपना देख लीजिए और प्रथम पत्र में क्या पढ़ना था? भाषा खंड और हाँ, कविता का इतिहास और क्या पढ़ना था? गद्य का इतिहास। इसी को कंप्लीट हम लोग कहते हैं साहित्य का इतिहास। इस पूरे को क्या कहते हैं? साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। और द्वितीय पत्र में क्या पढ़ते हैं? द्वितीय पत्र हम 12 कवि पढ़ते हैं और गद्य में पढ़ते हैं 4 उपन्यास, 3 नाटक, 2 कहानी और 2 निबंध संग्रह। तो 2 निबंध संग्रह चिंतामणि। तो कविता का इतिहास से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और कवियों को, ठीक है। कविता का इतिहास देखिए, इसमें है पढ़ना। कविता का इतिहास। कविता का इतिहास यानी 700 ईस्वी से लेकर आज आज तक का मतलब 2024-25 तक। 2024-25 तक ये कविता का इतिहास पढ़ना। आज तक का मतलब क्या हुआ? 2024 अगले साल देंगे तो 25, 2024 और इसको यानी कितने साल हो गए? लगभग 1300 वर्ष। अप्रोक्स कितने साल हो गए? 1300 वर्ष। 1300 वर्षों की हिस्ट्री पढ़नी है, 700 से लेकर के 1300 वर्ष तक। अब इसको कैसे पढ़ा जाए? तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला चैप्टर है आदिकाल। आदिकाल सबसे पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है मध्यकाल और तीसरा चैप्टर है आधुनिक काल। तो 3 भागों में इसको बांटेंगे। आधुनिक काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक। आदिकाल का समय है जो पहला है 700 से लेकर के 1350। आदिकाल का समय है 700 ईस्वी से 1350। 700 से 1350 ईस्वी, ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट आपका चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर। आदि मतलब होता है प्रारंभ, काल का मतलब होता है समय। नहीं, काल का मतलब क्या हुआ? टाइम। आदि मतलब प्रारंभ, यानी पहला जो चैप्टर है वो क्या है? आदिकाल। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लें। मध्यकाल का मतलब है 1350 से लेकर के 1850। ये 500 वर्ष को हिंदी साहित्य में मध्यकाल कहा गया। 1350 से 1850। इस मध्यकाल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं पूर्व मध्यकाल और दूसरे को कहते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, है ना। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं। का नाम है। तो भक्ति काल कहिए या पूर्व मध्य काल कहिए, बात एक ही है। या रीति काल कहिए या उत्तर मध्य काल कहिए, यही है। भक्ति काल का समय है 1350 से 1650। और रीति काल का समय है 1650 से 1850। यानी ये 200 वर्ष, ये 300 वर्ष। भक्ति काल 200 वर्ष, 300 वर्ष। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, इसी को 1350 से 1650 कहते हैं, ये 300 वर्षों का। और रीति काल कितने वर्षों का? 200 वर्ष, 1650 ईस्वी से 1850। और आधुनिक काल होगा 1850 से लेकर के 1850 ईस्वी से लेकर के आज 2025 24 2024-25। पहला चैप्टर हुआ आदिकाल, दूसरा चैप्टर हुआ भक्ति काल, तीसरा चैप्टर हुआ रीति काल
और फिर इसमें भी कई चैप्टर होंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बांटेंगे। 1850 से लेकर आज तक लंबा पीरियड है, तो इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा चैप्टर है उसका नाम है द्विवेदी युग। तीसरा चैप्टर है छायावाद। और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब कविता का डेवलपमेंट। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर कविता के इतिहास में जो फर्स्ट चैप्टर है आदिकाल, फिर भक्ति काल पढ़ेंगे, और भक्ति काल के साथ साथ 4 कवियों को पढ़ेंगे जो कबीर हैं, जायसी है, सूरदास है और तुलसीदास। कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास, इसको क्रम से पढ़ेंगे। और रीति काल में जो कवि हैं उनका नाम है बिहारी, तो इनको पढ़ेंगे, बिहारी को। ठीक है? नहीं, अभी देखते हैं 700 ईस्वी, 700 ईस्वी क्या पढ़ाई होती है अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या हुआ? आदि, आदिकाल का मतलब प्रारंभ, प्रारंभ काल, प्रारंभ काल। और इसका समय क्या है? 700 ईस्वी से 1350, 700 से 1350। अब इसमें देखिए 3 तरह का लिटरेचर पढ़ना है, 3 तरह का साहित्य पढ़ना। एक तो धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य, दूसरा रासो साहित्य, और तीसरा लौकिक साहित्य। इसमें जो पढ़ना है पहले वो समझ ले कि पढ़ना क्या है। तो 700 से लेकर के 1350 ईस्वी तक, यानी कितना समय हो गया? 600-650 समय हो गया, है ना? यानी कुल कितना वक्त हो गया? 700 ईस्वी का मतलब है कि अगर इतिहास की नजर से देखेंगे तो हर्षवर्धन के बाद का कालखंड है ना। ये समय क्या है? 606 से 47 हर्षवर्धन का काल है। तो ये समय है 700 ईस्वी के बाद। इसमें 3 तरह का लिटरेचर लिखा गया है। धर्म से संबंधित रासो, अभी समझेंगे कि रासो क्या है, और लौकिक साहित्य। तो 3 तरह का साहित्य लिखा गया है। धार्मिक साहित्य में 2 तरह का लिखा गया, बौद्ध धर्म और जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम लोग आदिकाल से पढ़ रहे हैं कविता का इतिहास, चूंकि इनको भी देना है एग्जाम, तो जो इम्पोर्टेंट कालखंड है धार्मिक साहित्य रासो और लौकिक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। और बौद्ध धर्म में 2 तरह का साहित्य, सिद्ध और नाथ। और लौकिक साहित्य में 2 तरह, एक अमीर खुसरो को पढ़ना है और विद्यापति को पढ़ना। विद्यापति का समय है 1368 से 1448, ये समय है। सिद्ध में पढ़ना है सरहपा, नाथ में पढ़ना है गोरखनाथ को, जैन धर्म में पढ़ना है हेमचंद, और रासो साहित्य में पढ़ना है, बताइए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई क्या लिखा इन्होंने? पृथ्वी राजराम, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब देखिए पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या आएगा। सिविल सेवा 2024-25 में क्या सवाल आएंगे, क्या आने चाहिए। पहले से आउट सवाल रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं रहता कि प्रश्न, है ना। हाँ, पेपर आउट तो हो गया, अलग बात है। जैन धर्म में हेमचंद्र, हेमचंद्र,
हेमचंद्र। अब देखिए क्या आउट रहेगा, जो जो नाम है वो उस पर टिप्पणी आती है, तो आपको क्या करना है, देखिए सरहपा पर टिप्पणी, इन पर टिप्पणी, ये सब टिप्पणी के सवाल, ये सब 10-10 अंक वाले टिप्पणी, 10 अंक, ये सब टिप्पणी के प्रश्न आएंगे। तो पहले से ही आउट है, चूंकि पहले ही से सिलेबस तो पता ही है हमको, ये टिप्पणी के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर इनकी विशेषता आएगी, विशेषता और प्लस टिप्पणी, ये सवाल आएगा। ठीक। और यहाँ पर भी टिप्पणी के सवाल आएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता, नहीं तो टिप्पणी का प्रश्न होगा। विद्यापति पर एक फुल क्वेश्चन हो सकता है, अमीर खुसरो पर टिप्पणी के सवाल, रासो साहित्य में विशेषता, और एक प्रश्न ये हो सकता है कि इसकी विशेषता बताइए, आदिकाल की विशेषता, हाँ टोटलिटी में, संपूर्णता, आदिकाल की विशेषता बताइए, या आदिकाल का जो मेन लिटरेचर है ये इंपॉर्टेंट, या कहिए मेन लिटरेचर, मेन, रासो साहित्य इस समय का क्या मुख्य साहित्य, जैसे इस समय आपका मुख्य लक्ष्य है सिविल सेवा देना, बाकी कोई आरओ भी दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं, तो यानी 650 वर्षों में जो मेन लिटरेचर है वो क्या है, वो है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य इंपॉर्टेंट भी है और वहां से प्रश्न भी आता है। और आप जानते हैं सिविल सेवा 2023 में यहाँ से सवाल भी आए, रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं, यही सवाल सिविल सेवा 2023 में पूछा गया। तो आउट था, पहले से ही सवाल था आउट, इस वर्ष यही सवाल पूछा गया है, रासो काव्य की विशेषता बताइए, तो डायरेक्ट ही रहता है, कहा तो कि आउट सवाल रहता है। और ये सिद्धनाथ की भाषिक विशेषता 2023 की टिप्पणी, मैंने कहा था ये टिप्पणी रहती है, तो टिप्पणी पूछा गया। सिद्धनाथ का लैंग्वेज, सिद्धनाथ का लैंग्वेज ये पूछा गया। तो आदिकाल में जो जो लिखा हुआ है ना वही पूछा जाएगा, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं होता। रासो साहित्य की विशेषता बताइए, ये सिविल सेवा 2023 का सवाल है, रासो साहित्य की विशेषता, ये 15 अंक 20 अंक का सवाल जो रहता है सिविल सेवा 2000, ये पूछा गया। तो आप बताइए 24-25 में आपसे क्या पूछा जाता, हाँ लौकिक साहित्य ये इंपॉर्टेंट बन गया, बिल्कुल सही है, यानी सिविल सेवा 2024-25 में लौकिक साहित्य पूछा जाएगा, चाहे अमीर खुसरो पूछे जाए, विद्यापति पूछे जाए, नहीं इस पर टिप्पणी हो सकती है, जैन पर, अगर उनको रिपीट करने का मन किया तो फिर इन पे पूछ सकते हैं, वरना उनके लिए खाली है कि वो कहाँ से पूछेंगे। और एक और सवाल सिविल सिविल सेवा 2023 में कविता से 3 सवाल पूछे गए, एक तो ये रासो साहित्य की विशेषता, दूसरा सवाल पूछा गया कि सिद्धनाथ की भाषा, भाषा की विशेषता ये पूछा गया, और तीसरा सवाल पूछा गया कि आदिकाल पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, सिविल सेवा 2023 में पूछा गया प्रॉब्लम, यानी आदिकाल पढ़ने में समस्या क्या आती है, कितना आसान सवाल पूछ गया, समस्या क्या है ना। तो आदिकाल इस चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे गए, कौन कौन, एक तो आदिकाल पढ़ने में प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरा सवाल पूछा गया रासो साहित्य की विशेषता बताइए, और तीसरा सवाल पूछा गया सिद्धनाथ की भाषा बताइए। अब 2024-25 में क्या आएगा, ये तो नहीं पूछा गया, तो सिविल सेवा 2024-25 में ये सवाल होंगे। विशेष प्रॉब्लम पूछा कि पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आती है, जैसे कोई कहे कि आपको तैयारी में क्या क्या दिक्कत आती है ना, कह सकते भाई आईएएस की तैयारी करने आए हैं, दिल्ली आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप कहेंगे जी रूम बहुत कठिनाई से मिलता है, हाँ फिर कहेंगे जी कोचिंग अच्छा नहीं मिलता है, नहीं कह सकते हैं जी हमको कोर्स समझ में नहीं आता, तीसरी समस्या है क्या सब्जेक्ट, क्या 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 पढ़े ये समझ में नहीं आता और कितना पढ़े। ठीक है, ठीक उसी तरह से सवाल आपसे पूछा गया
कि आदिकाल जब आप पढ़ते हैं ये टॉपिक तो आपको कौन कौन से ये समस्या आती है। तो ये प्रश्न सिविल सेवा 2023 में पूछा गया। तो समस्या पूछ दिया गया, अब विशेषता पूछ सकता है कि 24-25 में कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके गुण क्या है, या इन पर टिप्पणी पूछ सकता है अमीर खुसरो विद्यापति। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे जो सिविल सेवा 2023 का सवाल है कि प्रॉब्लम क्या क्या आता है आदिकाल पढ़ने में, हमको समस्या क्या आती है, पहले ये देख लेते हैं। और फिर उसके बाद एक तो पहली समस्या यही हमको दिखाई दे रही है, क्या ये समय कब तक है, ये समय कब है, 1350 के बाद विद्यापति का जन्म हुआ है नहीं। तो पहली समस्या तो यही आ रही है कि भाई हम समय ये दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं 1350 के बाद नहीं। तो पहली समस्या तो यही आ गई कि भाई हमको सीमा लिमिट क्या है, नहीं कहा तो भाई जीएस की लिमिट क्या है, भाई इतना ही ना पढ़ाइएगा। तो पहली समस्या तो यही आ गई कि जब आप यहाँ 1350 समय दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं 1350 के बाद, तो विद्यापति को क्यों हम पढ़े आदिकाल में जब इसमें है ही नहीं। तो विद्यापति तो आदिकाल में भी आ जाएगी, मध्यकाल में भी आ जाएगी। हाँ, मध्यकाल में भी आए तो एक समस्या आ गई। पहली समस्या क्या थी पढ़ने में कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें। नहीं, कोई कहे कि जी एनसीईआरटी से शुरू करें, लेकिन कहाँ खत्म करें, कितना पढ़ें, कौन कौन सी किताब पॉलिटी में पढ़ें। तो इसमें भी आदिकाल में समस्या क्या आ गई, एक तो प्रारंभ कहाँ से करें ये समस्या आई, और अंत कहाँ करें ये समस्या आई। ठीक है, तो हम लोग पहले सिविल सेवा 2023 प्रश्नों को देख लेते हैं। सिविल सेवा 2023 और प्रश्न था आदिकाल के अध्ययन की चुनौतियां या समस्याएं, प्रॉब्लम। आदिकाल पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये पूछा गया सवाल। और इतना अच्छा सवाल पूछते हैं लोग, तब भी बच्चे पास नहीं करते बताइए। कोई इनडायरेक्ट नहीं, कहा तो पहले से आउट पूछता है। नहीं, हिंदी लिटरेचर में भी आपको क्यों उल्टा लगता है, हर जगह डायरेक्ट ही पूछता है। आपको इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगता है, जैसे यहाँ डायरेक्ट बता दिया गया। जीएस में लोग नहीं बताते। जैसे ये कॉपी देखिए, इस बच्चे से पूछिए, ये कॉपी है ना, इस बच्चे से पूछिए क्या, ये क्या कहेगा कि जी डायरेक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसको समझ जो चीज समझ में आ जाएगा वो आपको लगेगा कि डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब कोई विषय अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि जी तो इनडायरेक्ट पूछा जाता है। हर विषय में डायरेक्ट सवाल रहता है, वो आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है कि आप समझते कैसे हैं। कहाँ इनडायरेक्ट रहता है, तो आप कोई सवाल निकालिए, बिल्कुल डायरेक्ट रहता है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सब जगह डायरेक्ट ही सवाल रहता है। समझ में आई बात। कुछ विषय को आप समझते कैसे हैं, अगर समझ जाते हैं तो लगता है कि तो डायरेक्ट, अब नहीं समझते हैं तो क्या लगेगा कि बहुत घुमा फिरा के पूछा है। यानी मूल समस्या क्या है, समझने के। जैसे ये वाला सवाल जो हिंदी नहीं जानता है उसको लगेगा कि तो ये घुमा के पूछा गया। इसी सवाल को अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो आपको लगेगा कि सीधा सीधा है ना। यानी वास्तविकता क्या होती है कि चीजों को समझना है ना। चलिए पहले समझते हैं आदिकाल के अध्ययन की चुनौतियां, प्रॉब्लम्स, ये पूछा गया पिछले वर्ष। तो हम देख लेते हैं क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या है सीमा का निर्धारण। पहली समस्या क्या है, सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण का मतलब कि हम प्रारंभ कहाँ से करें, कहाँ, और अंत का। तो हमको पहली समस्या आती है पढ़ने में कि इसकी बाउंड्री तय करें कि स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ से। दूसरी समस्या आती है क्या विद्यापति को शामिल करें
क्यों भाई? क्योंकि इनका समय 1368 से 1448, और ये समय तो भक्ति काल का है, तो इनको हम भक्ति काल में क्यों नहीं पढ़े? दूसरा प्रॉब्लम ये आया पढ़ते हुए। ठीक। तीसरा प्रॉब्लम हमको आता है कि इस काल में विविधता बहुत है, व्यापकता बहुत है, व्यापकता अधिक है, विविधता ज्यादा है। विविधता कैसे ज्यादा है? कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई वीरता की बात कर रहा है, कोई श्रृंगार की बात कर रहा है, कोई लौकिक बात कर रहा है। तो कई विषय हैं, कई विषय। जब कई विषय होते हैं तो हमको समस्या आती है ना। जैसे जीएस में कई सारे आते हैं तो आपको समस्या आती है। अगर कोई एक किताब हो तो आदि काल में बहुत सारी चीजें, तो पढ़ने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। भक्ति काल जब इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई विविधता नहीं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, चाहे कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, सब एक ही काम कर रहे हैं। जैसे क्लास में सब सिविल सेवा और हिंदी पढ़ें तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्लास में 50 विद्यार्थी हो और कोई एक ही समय कहे कि नहीं जी हम तो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, कोई कहे कि नहीं हम इतिहास पढ़ेंगे, कोई कहे कि हिंदी पढ़ेंगे, तो कैसे कोई पढ़ाएगा? और पूछे कोई तीसरा आदमी आकर के कि भाई किस चीज की क्लास चल रही है, तो क्या कहेंगे? भक्ति काल में कहेंगे कि जी भक्ति की क्लास चल रही है, हो गया आंसर। लेकिन आदि काल में आप कह ही नहीं सकते कि किस चीज की क्लास चल रही है। कोई सिद्धनाथ अलग है, रासों वाले श्रृंगार और वीरता पर बात कर रहे हैं, विद्यापति अलग हैं, अमीर खुसरो अलग हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा मल्टी डायरेक्शनल ये बातें, तो पढ़ने में क्या आती है? समस्या आती है। चौथी समस्या आती है कि जब इतनी व्यापकता है तो हम नाम क्या रखें? नामकरण में समस्या आती है। जब बहुत सारा, जैसे हमने कहा, इसमें कहेंगे कि आदिकाल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आदिकाल में किस सिद्धनाथ पढ़ रहे हैं क्या, अमीर खुसरो पढ़ रहे हैं क्या? अलग अलग सबका क्या है, फीचर है, तो नामकरण में समस्या आती है। इसलिए कई लोग अलग अलग नाम देते हैं, बहुत तरह के। कोई कहता है कि जी वीरगाथा काल नाम हम रखेंगे, कोई कहता है चारण काल नाम रखेंगे। तो नाम बहुत है, हम लोग पढ़ेंगे। नाम बहुत, क्यों नाम बहुत हो गया? इसीलिए कि विशेषताएं बहुत, ये सब प्रॉब्लम आती है, तो नामकरण की समस्या आ गई। पांचवी बात, विभिन्न भाषाओं का विकास है। जैसे कुछ लोग संस्कृत में भी लिख रहे हैं, कुछ लोग अपभ्रंश में लिख रहे हैं, कुछ लोग अवहट्ट में लिख रहे हैं, कुछ लोग देश भाषा में लिख रहे हैं, कोई प्रारंभिक हिंदी में लिख रहे हैं। अब जब कई भाषा में लोग लिखेंगे, कोई मैथिली में लिख रहा है, कोई खड़ी बोली में लिख रहा है, अब आप जब कई बोलियों में लिखेंगे तो दिक्कत आएगी, ये सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब या तो अवधि में लिखेंगे, ब्रज में लोक भाषा में लिखेंगे। यानी मतलब ये है, शिल्प के स्तर पर विविधता है। शिल्प की जितने घटक हैं उस सब में विविधता है। और सातवीं बात, अंतर विरोध है। विविधता होना ठीक है, लेकिन सब एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी, अंतर विरोध भी है, यानी एक दूसरे को काटते भी है। और आठवीं दिक्कत है कि किसे शामिल करें। कई लोग कहते हैं कि भाई इसको इसमें ना शामिल किया जाए, किसे शामिल करें? क्यों? उनका कहना है कि हिंदी हिंदी तो 1000 ईस्वी से शुरू होती है, लेकिन 700 ईस्वी वाला क्यों पढ़े? कितनी समस्या आ गई? 8। अब ये जो पॉइंट वाइज कोई लिख देता तो 20 अंक में उसको कितना आ जाता? 20 अंक में आ जाता 70% अंक, 14 अंक को ले। अगर ऐसे ही कोई विद्यार्थी लिख दे पॉइंट वाइज, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आदि काल के अध्ययन की क्या समस्या है, आ गया समझ में? तो एग्जाम हॉल में ऐसे ही कॉपी पे पॉइंट वाइज लिख दीजिए और टॉप कर जाइए।
लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं। और देखिए हमने टेस्ट में पिछले साल, हमको तो नहीं पता था, हमने टेस्ट में यही सवाल पूछा था, आदिकाल का नामकरण और विवाद के कारण। ठीक है, और ये बच्चा ये लिखा, क्वेश्चन तो आउट रहता है, हमने टेस्ट में देखे ये सवाल पूछा था। अब ये बच्चा अगर 8 ये पॉइंट लिखता, देखिए आदिकाल में अध्ययन की समस्या ये लिखा है, यही हमने लिखा है कि देखो ये सब लिखना था, लिखा है ना कि नामकरण में दिक्कत, व्यापकता, सब लिखा है। इस बच्चे को कितना मिला, 3 अंक मिला, 10 में से 3। ऐसे हाँ लिखने का, चूंकि मेहनत तो किया है, मजदूरी तो बनती है नहीं। अभी 3 अंक लेने से पीटी पास करने का क्या मतलब, कितना मेहनत से पीटी पास करेगा, वहां जाकर लौट आएगा। ठीक है, और ये सवाल हमने पूछा था कि आदिकाल में आखिर दिक्कत क्या है, विवाद क्या है। ये तो अब कहा जाए कि तो आउट सवाल था नहीं, तो ये 8 पॉइंट जान गए आप। सीमा का निर्धारण, प्रारंभ कहाँ से करें, अंत कहाँ करें, क्या विद्यापति को शामिल करें, व्यापकता बहुत है, नामकरण में समस्या है, तो इंट्रो डाल दीजिए, आदिकाल का चार्ट बना दीजिए, हो गया इंट्रो। हाँ चार्ट अभी हम बनाएंगे, और फिर उसके बाद लिख दीजिए कि निम्नलिखित चुनौतियां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। परीक्षा को जांचने में कितनी सुविधा हुई, परीक्षा केवल ऐसे टिक करेगा, वो अंक दे देगा, कोई खोजना नहीं है। नहीं, वो बुजुर्ग आदमी रहता है, उसको भी तो ख्याल रखिए। बच्चे टीचर पर अन्याय करते हैं कि नहीं, वो बेचारा अंक देने के लिए बैठा हुआ है, और आप उसको एकदम देख रहे हैं। अब इसमें हमको खोजना पड़ा, इस कॉपी में क्या करना पड़ा, तो ज्यादा अगर तकलीफ दीजिएगा तो अंक खराब दे देगा। हाँ, हैंड राइटिंग कैसा सुंदर रहेगा, तो भाई आप सुंदर थाली में किसी को खाना दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, रोटी सब्जी ही दे रहे हैं, और बढ़िया से पैकेजिंग, तो पैकेजिंग तो अच्छा होना ही चाहिए। अब इनकी हैंडराइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही है, तो परीक्षा को ज्यादा परेशान कीजिएगा तो वही आपको परेशान करेगा। नहीं, सुंदर सजा के दीजिए, वर्तनी की शुद्धता, साफ साफ लिखिए पॉइंट वाइज। नौवा प्रॉब्लम देखिए, 9th प्रॉब्लम ये है कि कई रचनाएं मिलती नहीं है, कई रचना अप्राप्त, लेकिन नाम मिलता है, तो हम कैसे पता करें कि उसमें लिखा क्या है। ये सब आदिकाल में दिक्कतें आती हैं। कई रचना, जैसे विद्यापति ने लिखा कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, पदावली मिलता है, अब कीर्ति पताका नहीं जी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो आप कैसे सोचिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, विश्वसनीयता पे दिक्कत आती है ना। तो ये सब दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जब सोर्स सामने रखिएगा तभी तो बताइएगा कि उस विषय में, इस सब्जेक्ट में है क्या। अब सोर्स ही अप्राप्त है कई सारे। और 10वीं बात, कई सारे इतना बढ़ा चढ़ा करके हैं, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, किसी चीज की बहुत प्रशंसा कर दीजिए, तो बाद वाला जनरेशन सोचेगा कि आखिर इसमें ऑथेंटिक क्या है, प्रामाणिक क्या है। तो चूंकि कवि लोग दरबार में थे तो दरबारी राजा की खूब प्रशंसा किए, तो प्रशंसा किए, लेकिन हमको तो पढ़ना पड़ रहा है। अब हम जानेंगे ना कि आखिर ये प्रशंसा जो किया गया वो वास्तविक में उतना था कि नहीं था। जैसे एक कवि कहेगा कि मेरे राजा जब चलते थे तो धरती हिलती थी, अब लिख तो दिए वो। अब आज का पाठक तो ये सोचेगा कि धरती हिलती थी कि नहीं हिलती थी। नहीं, यानी प्रामाणिकता पर संदेह, कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा तो प्रामाणिकता क्या हो गई, संदिग्ध हो गई, ऑथेंटिसिटी। तो अब आपके पास कितने पॉइंट हैं, 10। 10 लिख दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 6 तो लिखे एग्जाम में। ठीक है, तो कितना सवाल आसान था। अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा कर, जैसे नहीं कहते हैं भाई, लड़के अपने गर्लफ्रेंड को बोला कि तुम तो एकदम चांद लग रही, बढ़ा चढ़ा के बोला। नहीं, तो कवि लोग क्या करते थे, अपने राजा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि जब आप चलते हैं तो धरती क्या होती है, हिलती, जब आप तलवार निकालते हैं तो सूर्य लज्जित हो जाता है, इतनी चमक है तलवार में, है ना। तो जब ऐसा लिखेंगे, नहीं, ऐसा जब लिखेंगे तो पढ़ना तो अब है, पढ़ाना अब है, किताबों में इस तरह से लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी समझने में कि आखिर इनके राजा कितने वीर थे, है ना। तो ये 10 प्रॉब्लम है ना। प्रश्न क्या था, आदिकाल पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो यही 10 पॉइंट जिसने लिख दिया
सुंदर हैंडराइटिंग में। नहीं तो कम से कम आपको कितना लिखना है, 6 तो लिखेंगे। तो आसान सवाल था, आदिकाल के अध्ययन की समस्या। समझ गए? तो विशेषता तो अलग है, क्वालिटीज है ना। उसमें नेगेटिव पॉइंट भी डाल सकते, पॉजिटिव भी डाल सकते। हाँ, नेगेटिव कम डालना है, क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा गया उसी पर बात करेंगे। क्योंकि आपसे क्वालिटी पूछ रहा है, तो क्वालिटी ही तो 90% बताएंगे। इसमें कह रहा प्रॉब्लम, तो 90% आप क्या बताएंगे? प्रॉब्लम। जो आपसे पूछा जाए वही तो लिखेंगे। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया कि आदिकाल पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ, या आदिकाल को समझने में कहाँ दिक्कत आती। अगर सवाल बदल दें कि नहीं जी आदिकाल की क्वालिटी बताइए, तो हम क्या कहेंगे? अंतर्विरोध जो है यही इसकी क्वालिटी। नहीं, फिर हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसकी और क्वालिटी पर बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यानी सिविल सेवा 2023 के सवाल आपने पढ़ा। अब आदिकाल का चार्ट फिर से देखिए, और ये था आदिकाल का चार्ट। तो कोई भी बच्चा भूमिका में ये चार्ट बना दे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आदिकाल ये चार्ट बनाइए और फिर नीचे क्या लिखते हैं? आदिकाल के अध्ययन की समस्या निम्नलिखित। समस्या ये अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, समस्या यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आलोचक कहते क्या है कि यहाँ से हिंदी शुरुआत होती है। हिंदी की शुरुआत कब से होती है? 10वीं सदी से। तो हम पहले वाला ये क्यों पढ़े, ये क्यों पढ़े? समस्या आ गई। कोई आपसे सवाल करे कि सर आप तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी का प्रारंभ तो यहाँ से होता है 10वीं सदी से, तो ये वाला क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, यही सवाल पूछा गया कि आदिकाल पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आती। और ये चार्ट समझ गए, ये चार्ट कई बार बनाना पड़ेगा। तो याद हो गया, धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आदमी चौथा पांचवा छठा में लिखता है, 8वीं क्लास का विद्यार्थी लिखेगा भूमिका। तो ये क्लियर है। इसी चीज को जब आपने चार्ट बना दिया, तो इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे तो लोग क्या कहेगा? ये डीएम बनने के लायक, इसको पता ही नहीं कि शब्द। चार्ट नहीं बन हाँ, तब लिखे। लेकिन अच्छा क्या लगेगा? चार्ट। इसको कहने की जरूरत क्या है? अपने आप कह रहा है कि 3 भाग। तो परीक्षक को कम कष्ट किसमें हुआ? उसमें हुआ। अब उसी में कोई विद्यार्थी लिखे आदिकाल के 3 भाग, उस भाग में फिर इसके 2 भाग हैं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो क्लर्क बनने के लायक, क्यों पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। ठीक है, यानी जो अच्छा विद्यार्थी है वो शब्दों की गरिमा और शब्दों के इंपॉर्टेंस का भी ख्याल रखता है। दूसरा जो हम लिख रहे हैं वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, जब आप अपने किसी से बात करते हैं तो साफ साफ कहते हैं, तो नहीं कहते आदमी एकदम साफ बात करता है, तो ये हुआ ट्रांसपेरेंट बात करना। ठीक है, और इसी बात को पूरा एक पैराग्राफ कोई लिखेगा तो परीक्षक को दिक्कत होगी कि नहीं? आदिकाल के 3 भाग हैं, तो तीनों का नाम लिखेगा, फिर उसके बाद तीनों को फिर काइंड लिखेगा, तो परीक्षक को पढ़ने में दिक्कत आएगी। और वही सेम बात आप चार्ट में बता दिए, तो उसको लिखने की क्या जरूरत? क्योंकि वैसे भी आपके पास क्या है, शब्द कितने हैं भाई? 3 तरह के सवाल हैं, 10 अंक का सवाल, 150 शब्द है और 7 मिनट का समय, 20 अंक का सवाल है। तो आपके पास कितने शब्द हैं? ये सवाल 15 अंक का पूछा गया और आपके पास 200 शब्द हैं। अगर वैसे लिखने लगेंगे तो भूमिका में ही 50 शब्द चलेंगे। फिर 10 पॉइंट आप कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है कि वो आपको अधिकारी बना रहा है कि 200 शब्दों में पूरा मैटर लिखिए। तो शब्दों को कम खर्च करना है और बिल्कुल बारीकी से, नहीं है ना? क्योंकि आपके पास है कितने, दो, समय कितना है? 15 अंक का समय है, तो 11 मिनट मैक्सिमम आप ले सकते। ठीक है, अब आपके पास 200 शब्द हैं, 10 पॉइंट लिखने हैं। अगर 10 पॉइंट को पूरा विस्तार से लिखना शुरू कर देंगे, पहला पॉइंट में आपने ले लिया 50 शब्द, भूमिका में 50 शब्द, तो पता चला कि 2 ही पॉइंट लिखे, आपका समय क्या हो गया? जबकि आपको कम से कम 6 प्रॉब्लम तो लिखना ही चाहिए। बेस्ट कॉपी क्या होगी कि वो 10 प्रॉब्लम लिखे, शब्द कम लगाए, पॉइंट फॉर्म में लिखे। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आदिकाल में जो पहला टॉपिक है वो क्या है? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के दो भाग हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन आपको पढ़ना यही है, पाठ्यक्रम डिसाइडेड। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, सिद्ध और नाथ। इस बार सिविल सेवा 2023 में यही सवाल पूछा गया है। सवाल आपसे पूछा गया, सिद्धनाथ साहित्य का भाषिक और साहित्यिक अवदान। ये सिविल सेवा 2018 का सवाल, 23 में इससे नहीं पूछा गया। सिविल सेवा 2018 में ये सवाल पूछा गया था, सिद्धनाथ साहित्य का अवदान। अवदान मतलब हाँ, योगदान। ये सवाल पूछा गया था सिविल सेवा 2018। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इस सिद्धनाथ साहित्य का अवदान। अवदान का मतलब क्या हुआ? योगदान। चलिए पहले समझ लेते हैं कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म कब है? बताइए, महात्मा बुद्ध कब है? ये है, ये दो धाराओं में बट गया, महायान और हीनयान। महायान फिर वज्रयान बना, फिर तंत्रयान बना, फिर सहजयान बना। सहजयान बनते बनते 700-800 ईस्वी आ गया, यानी ये करीब 1300 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म की फैमिली में 1300 वर्षों के बाद। नहीं, जैसे कोई कहे कि भाई इनकी फैमिली में 5 जनरेशन के बाद एक आईएएस क्वालिफाई किया, नहीं, तो ठीक बौद्ध धर्म के परिवार में 1300 वर्षों के बाद जीवन की सहजता में विश्वास करने वाले किनका जन्म हुआ? सहजयान पंथ का विकास हुआ। और इसी में जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? साधव। जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था सरहपा। क्लियर है? बौद्ध परिवार में 1300 वर्ष के बाद तंत्रयान वज्रयान होते हुए महायान शाखा में किनका विकास हुआ? सहजयान, सरहपा। ठीक है, कब हुआ? 700 ईस्वी 800 ईस्वी में। और बौद्ध धर्म बिहार से जुड़े हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध ज्ञान। ये जो जनाब है सरहपा, ये नालंदा जिला का, बिहार में एक जिला है नालंदा, नाम शायद सुना हो आप। तो सरहपा कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा के, बिहार के। और इस फैमिली में, सरहपा की फैमिली में 84 लोग और हैं। टोटल कितने आदमी? बड़ी फैमिली है ना। किसी किसी की फैमिली छोटी होती है, इनकी फैमिली बड़ी है। तो ये सिद्ध, इनको क्या कहा गया? इनको सहजयान कहा गया या सिद्ध कहा गया? सिद्ध। तो कितने सिद्ध लोग हैं और किस समय है? 700-800 ईस्वी में। कितने लोग हैं? 84। 84 का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन यह है कि कुछ लोगों का नाम जो सीनियर लोग हैं, सरहपा, कन्हपा, लुइपा, एक दो लोगों का नाम जानना है। सब में पा टाइटल, सबका टाइटल क्या है? पा। जैसे किसी का होता नहीं कि भाई इनका टाइटल गुप्ता जी है, तो पिता दादा सबका नाम क्या हो गया? तो इनका टाइटल क्या है? पा। सब 84 लोगों में क्या टाइटल है? पा। पा मतलब होता है आदर सूचक। ये आदर सूचक है, आदर से इनका नाम ये। जिसमें सबसे सीनियर मेंबर कौन है? सरहपा। तो आप एक नाम भी याद रखिए तो पर्याप्त है, चूंकि उन्हीं पर टिप्पणी आती है। ये जनरेशन चलते आ रहा है कि उस वक्त के लोग? जनरेशन चलते आ रहा था, है ना। जैसे एक फैमिली में सहजयान फैमिली हुआ, सिद्ध फैमिली हुआ, उस फैमिली में आगे भी तो लोग होंगे। यानी ये 700 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जनरेशन चला। इनकी संख्या कितनी थी? 84। क्लियर हुआ?
अब इनमें कुछ समस्या आई फैमिली में। इनकी फैमिली के जो लोग थे आगे चल करके गलत थोड़ा रास्ते पे चले गए। वो हम लोग समझेंगे कि क्या गलत रास्ते पे चले गए। यानी कहिए कि परदादा थे कौन, सरहपा, उसके बाद जो पोता और आगे जो हुए वो थोड़ा सा कैसे आ गए, अब दादाजी के विचारों को सही से नहीं समझे तो गलत रास्ते पे आ गए। तो गलत रास्ते पे आ गए तो इन्हीं की फैमिली में एक तेज तर्रार व्यक्ति आए, उनका नाम क्या था, गोरखनाथ। इन्हीं से फिर गोरखपुर शहर बना। गोरखनाथ ने कहा कि नहीं, इनके ऊपर कौन थे, पाल लोग थे, ठीक है। तो गोरखनाथ ने कहा कि भाई आप लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो थोड़ा क्या है, गलत है। तो इन्होंने विरोध किया अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों का, और फिर विरोध के बाद एक दूसरा पंथ चलाया, उसका नाम क्या था, नाथ पंथ। तो नाथ पंथ वाले कब से हैं, 1100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच। और इसके स्टार्ट करने वाली प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ। प्रवर्तक है गोरखनाथ। गोरखपुर शहर बना। इसी नाथ पंथ में अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं कि हम जी इसी फैमिली में, योगी आदित्यनाथ है ना, वो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे वंशज कौन है, पूर्वज गोरखनाथ। हाँ, क्योंकि वो जो मठ बन गया फिर आगे चल करके गोरखपुर में, तो उसी में। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आज जो लोग हैं और गोरखनाथ, दोनों के विचारों में अंतर है। विचारों में क्या है, अंतर है। समझ में आया। आज 2024 में वहां के चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं जी, हम किस पंथ से हैं, गोरखनाथ के पंथ। तो गोरखनाथ किस वंश से थे, बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये आगे चल करके डिफरेंस कैसे आ जाता है विचारों में। क्लियर हुआ। अब सवाल क्या था कि बौद्ध नाथ, सिद्धनाथ ने क्या दिया सोसाइटी को, यही सवाल पूछा गया था। क्लियर है। इसको तो बाद में अपना को लिया आगे जो कोई अवतार के रूप में दिखा दिया बुद्ध को। उसमें उसमें कोई ना कोई राज है ना? यानी मूलतः ये किस धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। और इसलिए इनके दो पार्ट हमने कहा कि एक तो सिद्ध हो गए, दूसरे क्या हो गए, नाथ। ये गोरखनाथ हुए और ये क्या हुए, सरहपा। इसके हेड कौन है, सरहपा। इसके हेड कौन है, गोरखनाथ। ये नाथ लोग 9 हुए संख्या में, ये कितने हुए, 84। ठीक है। इनका समय लगभग कितना है, 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी। इनका समय है 1100 ईस्वी से लेकर के 1300 या 1400 ईस्वी। उसी के वंशज है ना आगे। एक दो इनमें भी नाम जान लीजिए, जैसे जालंधर नाथ एक नाम, इनसे जालंधर शहर बना। गोरखनाथ से पहले थे मत्स्येंद्र नाथ, जिसको मच्छेंद्र नाथ भी लोग, देहाती भाषा में लोग क्या कह देते हैं, मच्छेंद्र। लेकिन है उनका नाम बड़े बढ़िया, मत्स्येंद्र। नहीं, गांव के लोग नाम बिगाड़ देते हैं। देसी तरह। तो इनका नाम क्या था, मत्स्येंद्र। कितना सुंदर नाम, लेकिन लोगों ने बिगाड़ के क्या कर दिया, मच्छेंद्र नाथ। ठीक है। उसके बाद गोरखनाथ है, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई कुछ गलती आप कर रहे हैं, उस पे काम नहीं चलेगा। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि इनका योगदान बताइए या इसकी विशेषता बताइए, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली इनकी विशेषता है कि जो धार्मिक पाखंड था उसका विरोध किया। पाखंड का विरोध ये तो इन्होंने भी किया था, उनके फैमिली के लोगों ने भी किया। धर्म में जो पाखंड होता है उसका विरोध किया। आज भी लोग करते। कबीर ने भी किया। नहीं, कबीर ने भी क्या कहा कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो
सुना है, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे। या उन्होंने कहा कि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम बड़ा पत्थर पूजे, जल्दी भगवान मिल जाएंगे। रीजनिंग के साथ, तर्क के साथ। तो इन्होंने भी क्या किया, रीजनिंग के साथ विरोध किया। दूसरा, इन्होंने जातिवाद का विरोध किया, जो जन्म आधारित होगा का विरोध किया। इसमें रटना क्या है, यही सब तो लिखना था। धार्मिक पाखंड का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। तीसरी बात इनका योगदान है, लोक भाषा पर बल दिया। लोक भाषा का प्रयोग। इन्होंने तीसरा काम क्या किया कि रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। क्यों रीजनल लैंग्वेज का? बुद्ध ने भी रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग किया था, पाली। रीजनल लैंग्वेज से लोगों को बात करने में सुविधा होती है, तो लोक भाषा का प्रयोग किया। चौथा, गुरु का सहयोग लिया, गुरु की प्रतिष्ठा। गुरु की प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा। पांचवी बात, इन्होंने व्यवहारिक जीवन पर बल दिया। व्यवहारिक जीवन पर बल दिया, व्यवहारिक जीवन पर बल दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच रहा। जैसे हिंदी साहित्य के रूप में लेखक कहानी लोग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया को ही ज्यादातर कहानी लिखे हैं, साउथ इंडिया का नहीं लिखे हैं। एक सवाल आएगा कि हिंद, अभी तो आपने पढ़ा कि हिंद आदिकाल पढ़ने में क्या प्रॉब्लम। हाँ, एक सवाल आएगा कि पूरे हिंदी में क्या क्या प्रॉब्लम। तो आपने जो प्रॉब्लम उठाया कि हम साउथ का तो पढ़ते ही नहीं, तो उसमें लिखना है ये पॉइंट, है ना, कि कहीं ना कहीं बायसनेस है कि नहीं बायसनेस। लिखा तो विदेशों में भी हिंदी, लिखा तो साउथ में भी हिंदी है। तो एक अलग सवाल बनेगा जो कभी कभी पूछा जाता है कि टोटलिटी में हिंदी पढ़ने में क्या क्या जी दिक्कत। तो जो आपने मन में आपके जो सवाल उठे कि जी साउथ तो पढ़ते नहीं है, विदेश वाला पढ़ते नहीं है, उर्दू पढ़ते नहीं है, दक्षिणी हिंदी पढ़ते नहीं है, पत्रकारिता पढ़ते नहीं है, सिनेमा पढ़ते नहीं है, तो वो लोग उस समय हम लोग जानेंगे कि आखिर हिंदी पढ़ने में या हिंदी को और ज्यादा किन किन क्षेत्रों में पढ़ा जाना चाहिए। तो ये समझ गए 5 पॉइंट। नहीं, सांप्रदायिकता शब्द यूज नहीं करेंगे, है ना। हाँ, कहिए समन्वय की बात की, समन्वय की बात। सांप्रदायिकता का विकास, वो शब्द कब हम यूज करेंगे? 19वीं सदी। ठीक है, जब अंग्रेज आएंगे तब। उसके पहले ये शब्द पॉपुलर उस अर्थों में नहीं। 5 कम से कम याद आ गया। आपसे कोई पूछे कि इन्होंने दिया क्या सोसाइटी को, ठीक है, तो इसका मतलब है, ये लोक भाषा का क्या मतलब है? एक तो इन्होंने अपभ्रंश में लिखा, और दूसरा लिखा प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी, दूसरा क्या लिखा? प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे।